हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ओपी अग्रवाल और हम आज आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 का प्रकाश का परावर्तन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो एक का ख हो जाएगा। देखिए, समतल दर्पण कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है रखा हुआ है, जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट होगा दर्पण से उतना ही दूरी पीछे इमेज बनेगा। दर्पण से पीछे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो एक का ख हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण परावर्तन कोण आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण। गलत है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन गलत हो गया। देखिए, परावर्तन कोण क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वापस अपने माध्यम में लौट जाती है। यह हुआ अभिलंब, यह हुआ परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें, आपतित किरण और दर्पण के बीच सतह का कोण गलत। आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण तो आपतन कोण हो जाएगा। लेकिन परावर्तन कोण क्या है पूछा है। परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण ये नहीं होगा। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो दो का घ हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें किस दर्पण में मिलता है? समतल में तो नहीं मिलता है। समतल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब मिलता है। समतल दर्पण में हमेशा इधर ऑब्जेक्ट हुआ तो इधर इमेज हुआ, तो हमेशा समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। लेकिन कहता है वास्तविक प्रतिबिंब किस में मिलता है? ये तो नहीं होगा। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों मिलता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। आंसर ख हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किसी दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में होता है। अभी देखे थे केवल अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट यदि रहेगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा अवतल दर्पण में। इधर कहीं बनेगा, समतल में भी बनता, अवतल में भी बनता, उत्तल में तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनवे करता है। जैसे ऑब्जेक्ट बगल रहा तो रे आया, फिर रे लौट गया, इधर जहाँ कहीं पॉइंट मिला वहीं इमेज बनेगा। तो अवतल दर्पण में भी बनता है। उपर्युक्त तीनों प्रकार के दर्पणों में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आंसर घ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब हमें किस दर्पण में मिलता है? तो छोटा समतल में तो नहीं, काहे कि समतल दर्पण में जितना ऑब्जेक्ट की ऊंचाई रहेगा उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई बनेगा, और वो भी जितना दर्पण से दूर रहेगा ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज पीछे की ओर बनेगा। सेम साइज सेम आकार का बनेगा। अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है, लेकिन कहता है आभासी प्रतिबिंब हमें अवतल में भी मिलता है, उत्तल में भी बनता है। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब हमें उत्तल दर्पण में भी मिलता है और अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन कहता है छोटा के लिए छोटा हमेशा उत्तल दर्पण से बनता है।
छोटा हमेशा उत्तल दर्पण में बनेगा। तो आंसर हो जाएगा घ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु किसके द्वारा निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। समांतर किरण पुंज जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, तो अवतल दर्पण में मिल सकता है। आंसर क। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है। जब ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को कट करती है वो बिंदु फोकस कर लेती है। तो आंसर हो गया घ। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो फोकस दूरी बराबर होते हैं r/2 तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आंसर ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो क्या होगा। अवतल दर्पण में ये स्पेशल केस है अवतल दर्पण का। ये होगा फोकस, ये है ध्रुव पोल, इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रतिबिंब पहला तो इधर पीछे कहीं बनता है और बड़ा बनता है। पीछे आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। आभासी तथा बड़ा बनता है। तो आंसर हो गया ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित बोले तो बड़ा प्रतिबिंब बनता जब वस्तु की स्थिति कहता आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब पीछे ही बड़ा तथा सीधा बनता है। तो आवर्धित जब वस्तु की स्थिति क्या होगी। वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा। आंसर घ। चलिए अगला देखते क्वेश्चन। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण यूज होता है। तो उत्तल दर्पण यूज होता है। आंसर बी ख। तो चलिए अगला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वास्तविक तो नहीं होता है। ये दोनों काट देंगे। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा होता है। तो आंसर ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आंसर हो जाएगा क। उल्टा होता है, गलत है। सीधा भी उल्टा भी ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं भी गलत है। तो आंसर क, हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ख, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। 16
एक दर्पण से किसी भी दूरी पर एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा ही प्राप्त होता है, सीधा ही प्राप्त होता है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है? उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आंसर बी ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। F बराबर R/2, F बराबर R/2 तो किसके लिए है? उत्तल अवतल दोनों के लिए है। तो उत्तल तथा अवतल दोनों के लिए है। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के प्रतिबिंब के लिए F बराबर R/2 आंसर होता है। आंसर गो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र इतना में दिखा गया है, सही किरण आरेख को चुने। सही किरण आरेख को चुने तो इसे, ये तो सॉलिड गलत है। दोनों रेखा बाहर जाती हुई दिखाई गई है तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखिए, जब उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से दूर फैल जाती हैं, तो ये तो गलत हो गया, दिखाया गया इधर, ये तो गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए क्या दिया है, सी ऑप्शन। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो पुनः परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु फोकस कहलाती है, लेकिन दिखाया गया वक्रता केंद्र पर, तो ये भी गलत हो गया। अब सेंटर से कोई वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद सेम उसी दिशा में लौट जाती है, तो आंसर हो गया घ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन बोले तो एम निगेटिव है, एम निगेटिव है, आवर्धन निगेटिव है। इसका अर्थ है जो वह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आंसर घ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को पूर्ति करें, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। प्रकाश डैश में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है, तो हो जाएगा सरल रेखा में चलता है। यदि प्रकाश किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो दर्पण समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी ध्रुव से फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोले तो आर, उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। F बराबर R/2, F बराबर R/2 तो R बराबर 2F, R बराबर 2F। डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक और आभासी, तो अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल प्रतिबिंब
उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव बोले तो धनात्मक होती है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव के से मापी जा सकती है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का धनात्मक आवर्धन m पॉजिटिव है, प्रतिबिंब आभासी होगा। m पॉजिटिव है तो आभासी प्रतिबिंब इंगत होगा। आभासी प्रतिबिंब इंगत होगा। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है।